आज की चर्चा का जो विषय है वो है झारखंड आंदोलन का जो टॉपिक है, झारखंड के सदान एवं झारखंड के आदिवासी। जो इससे आने वाले जो पीटी से संबंधित प्रश्न हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदानों के संदर्भ में असत्य है। तो जो इसका पहला ऑप्शन है वो है कि सदान मूल रूप से बसने वाले गैर जनजातीय समुदाय हैं। दूसरा, प्रजातीय दृष्टिकोण से सदान आर्य, द्रविड़ एवं आगिन्य कुल से संबंधित है। तीसरा, कुछ सदान कुल की देवी देवता की पूजा करते हैं। एवं चौथा, सदानों में धार्मिक कर्मकांड बिल्कुल नहीं दिखता है। तो जो इसका ऑप्शन है चौथा कि सदानों में धार्मिक कर्मकांड बिल्कुल नहीं दिखता है, यह गलत है। क्योंकि जो सदानों की जो संस्कृति के अंतर्गत हम पाएंगे तो उनमें हिंदू धर्म का भी प्रभाव है, प्राकृतिक धर्म का भी प्रभाव है। तो वहाँ कर्मकांड देखने को मिलते हैं जो कि धार्मिक कृत्य से जो जुड़े होते हैं, जिसमें कि पूजा पाठ है, ये उसके बाद आह्वान है देवी देवता का, उसके बाद जो है सांस्कृतिक रूप से त्यौहार है, पूजा है, और जो कल्चर है वो अधिकतर जो समानता सदानों में जो हिंदूवादी तत्व है उनमें वैष्णव प्रभाव दिखता है। और ऐसे भी सदान हैं जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, उनमें भी जो है कर्मकांड दिखता है। तो इस प्रकार जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, जो कि असत्य है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सदानों की जनसंख्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस घटना के बाद अधिक तेजी से बढ़ी है। तो जो पहला ऑप्शन है मौर्यों के आगमन के बाद, दूसरा गुप्तों के आगमन के बाद, तीसरा मध्यकाल में तुर्क एवं मुगलों के आने के बाद, चौथा अंग्रेज़ों के आने के बाद। तो जो ये आने के बाद अर्थात झारखंड में आने के बाद इनका प्रवेश, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि मध्यकाल में तुर्क एवं मुगलों के आने के बाद, तो यह जो ऑप्शन ये सही है। मध्यकाल में हम देखेंगे कि झारखंड में जो यानी 11वीं सेंचुरी से लेके मुगलों तक यानी ब्रिटिशर्स तक जो है वो काफ़ी संख्या में जो है वो बिहार से, यूपी से लोग आके बसे और वो सदानों के रूप में भी स्थापित हो गए। कुछ सदान जो है वो मूल रूप से भी पहले से थे, यानी अब अगर मूल रूप से हम किसी को माने तो वो 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल या उससे पहले 1000 साल का भी हो सकता है, तो उसे मूल रूप में ही हम मानेंगे। यदि कोई कल ही आया या परसों आया तो उसे हम मूल नहीं मानते हैं ऐसा व्यवहार में। तो सरकार इसको वर्ष के रूप में भी एक ग्रेड बनाती है, एक मानक बनाती है। तो ये जो वृद्धि है अधिक जनसंख्या की वो मध्यकाल में तुर्कों एवं मुगलों के आने के बाद अधिक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध सदानी संस्कृति से है। तो जो पहला ऑप्शन है इसका डोमकच नृत्य, दूसरा सरहुल, तीसरा बाहा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है डोमकच नृत्य, ये अधिकतर सदानों में हम पाते हैं। जो सदानी संस्कृति में जब बारात जो है ऐसे बिहार में हम पाएंगे, जो बिहारी संस्कृति से जुड़े हुए झारखंड के लोग हैं सदान, जब वो बारात जाते हैं तो उसमें महिलाएं नहीं जाती हैं, पुरुष जाते हैं अधिकतर। तो वो महिलाएं जो है वो पुरुषों की धार्मिक वेशभूषा धारण कर उस प्रकार का नृत्य जो है उस दौरान जब बारात नहीं होता है, चल जाता है, तो अपने घर में रात में करती हैं और नृत्य होता है। और डोमकच जो है इसमें गान भी होता है। तो इसमें डोमकच नृत्य हम इस संदर्भ में या उत्तर जो है वो सही है, क्योंकि सरहुल और बाहा इसका संबंध जनजातीय नृत्य से है। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सदानों का मुख्य पेशा क्या है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा मत्स्य पालन, चौथा सुअर पालन। तो जो इसका पहला ऑप्शन है कृषि, अर्थात जो अधिकतर सदान जो है वो कृषि से जुड़े हुए हैं और प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि उनका मुख्य पेशा है। अगला प्रश्न है कि सदानों को परिभाषित करते हुए इन्हें सदपरेवा कहा गया है। इसका संबंध किस पक्षी से है। पहला ऑप्शन है तोता, दूसरा मैना, तीसरा कोयल, चौथा कबूतर। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा कबूतर है। तो एक कंसेप्ट है इसमें, एक विचारधारा है, उसको परिभाषित किया जाता है कि सदानों को जो कबूतर में जो सद परेवा है,
सदान अर्थात जो बैठा हुआ है, जो अपने मूल रूप से घर में बसे हुए कबूतर है, वो सतपरेवा है और सामुदायिक रूप से जो जुड़े हुए हैं। और दूसरा जो बनिया परेवा है, अर्थात जो घुमक्कड़ी है, जो इधर उधर घूमता है। तो जैसे कि जनजातियों में हम प्रवृत्ति देखते हैं कि वो घुमक्कड़ी प्रकार की होती हैं और उनका आवासन प्रवासन होता है। ऐसा हम पाते हैं, वन में होते हैं, उजूम खेती भी करते हैं। हालांकि अभी स्थायी रूप से वो बस गए हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम पीछे जाएं तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है। तो इस संदर्भ में जो कबूतर है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जातीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सदान नहीं है। पहला ऑप्शन है सोनार, दूसरा कुर्मी, तीसरा बनिया, चौथा खड़िया। तो जो इसका सही उत्तर है खड़िया, चूँकि ये अनुसूचित जनजाति का द्रविड़ मूल की अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, इनमें भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति अधिसूचित करता है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 240, दूसरा अनुच्छेद 342, तीसरा अनुच्छेद 343 और चौथा अनुच्छेद 356। तो जिसका दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 342, जिसमें कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि किसे अनुसूचित और किसे जो है पिछड़ा ये सब घोषित किया जाए। और जनजाति में मूल रूप से दो भाग में हम इसे लेते हैं। एक जो है वो सामान्य जनजाति है, उसके भी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को ले तो वो घुमक्कड़ी है, कोई घुमक्कड़ी है, कोई कृषि को पेशा अपनाती है, कोई खास प्रकार से वस्तुओं को पेशा अपनाती है। तो इस प्रकार से जो सटीक एकदम परिभाषा नहीं, उसको एक विशेषता मान के जो है उसको तय किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। जिसका सही उत्तर है अनुच्छेद 342। तो 342 में जो है जैसे झारखंड में मूल रूप से 24 सामान्य जनजाति है और 8 आदिम है। तो इस प्रकार इसका उत्तर है दूसरा 342 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आदिम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बिरहोर एवं असुर, दूसरा सौर पहाड़ी एवं माल पहाड़िया, तीसरा बिरजिया एवं असुर और चौथा खड़िया एवं बेदिया। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है खड़िया एवं बेदिया, वो इसका सही उत्तर है, जो कि आदिम नहीं है, सामान्य जनजाति है। आदिम जो झारखंड में मूल रूप से 8 आदिम है, जैसे मैंने चर्चा की बताया पहले। अगला प्रश्न है कि झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितने प्रतिशत आदिम जनजाति जनसंख्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है 26, दूसरा 28, तीसरा 30, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं वो सही है, क्योंकि जो कुल आबादी का जो 0.72% जो है वो आदिम जनजाति का है, और जो ये आदिवासी सामान्य जो जनजाति है वो 26% है। तो संख्या में अगर हम ले आदिम जनजाति की 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो 1,92,425 है, और सामान्य जनजाति की है वो 46,45,000 है लगभग। हम पाएंगे कि जो पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, इनमें जो है जनजातियों की अधिकता है, और प्रायः इन्हीं गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, रांची, पश्चिमी सिंहभूम इन्हीं क्षेत्रों में आदिम जनजाति भी बहुत अधिक पाई जाती है। तो जो ये जनसंख्या का प्रतिशत है ये बहुत अच्छी स्थिति को नहीं बताता है, इनको संरक्षण करने की आवश्यकता है आदिम जनजाति को, इससे ये पता चलता है। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, अर्थात जो इसका सही आंकड़ा है वो है कि 0.72%। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति में युवागिरी को क्या कहते हैं। तो पहला गीती ओरा, दूसरा घुमकुड़िया, तीसरा अखाड़ा, चौथा किली। तो इसका जो सही उत्तर है वो घुमकुड़िया है, क्योंकि गीती ओरा जो है वो युवागिरी को मुंडाओं में कहते हैं और घुमकुड़िया जो है वो उरांव में है। तो युवागिरी की जो संकल्पना है जनजातियों में, एक इसको हम कह सकते हैं एक प्री स्कूल इंस्टीट्यूशन सिस्टम है, एक पूर्वशाला जो है। जैसे हम एक संस्कार के अनुरूप यौन काल में आते हैं और वहाँ हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, वहाँ हमारे व्यवहार भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको एक सकारात्मक शिक्षा हमें जो अपने यौन काल की वहाँ पर प्राप्त होती है, वहाँ बताई जाती है, और एक प्रकार से सामाजिक निर्देश भी दिए जाते हैं ताकि लोग असामाजिक ना बने, और स्वयं में भी नियंत्रण करने का एक दृष्टिकोण बताया जाता है। तो ये जो प्रथाएं हैं इस प्रकार की वो विलुप्त हो चुकी हैं, आजकल वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के जो टैबू हैं
वो कम देखने को मिलते हैं, चूँकि अब स्कूल में शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार की बातें आती है। लेकिन जब भी बात आती है कि गांव में या किसी भी क्षेत्र में कोई अपराध होता है, बलात्कार से संबंधित यौन अपराध है या किसी प्रकार का जो शादी ब्याह से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर फिर हमें बात याद आती है कि इस प्रकार के जो घुमकुड़िया है या गितियोड़ा है, तो ऐसे संस्थाओं को विकसित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी कानून ऐसी जो अगर कोई असामाजिक बातों को या प्रथाओं को पूरी तरह उन्मूलन नहीं कर सकता है जब तक कि सामाजिक चेतना ना हो। तो अपने आप में हर समुदाय के बीच इस प्रकार की संस्थाओं का विकास होना ज़रूरी है, ताकि अपनी सीमाओं के अंदर जो है इस प्रकार से एक शैक्षणिक वातावरण को, एक अनुभव के वातावरण को वो पैदा करे। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है वो घुमकुड़िया है। अगला प्रश्न है कि वैवाहिक रस्म रिवाज में प्रायः सभी जनजाति सिंदूर लगाते हैं, परंतु किस जनजाति में जयमाला का भी रिवाज है? तो इसका पहला ऑप्शन है बंजारा, दूसरा किसान, तीसरा असुर, चौथा खोंड। तो जो चौथा खोंड है वो इसका सही उत्तर है। तो इससे पता चलता है कि जयमाला की जो प्रथा है, जैसा कि हिंदूवादी संस्कृति में हमें देखने को मिलता है, तो उससे वो जुड़े हुए। तो बहुत सी जो जनजातियां हैं वो बाद के दिनों में उनमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो दूसरे समुदाय, दूसरे धर्मों से ली गई होती हैं, प्रथाओं से संबंधित होती है, वो उससे आकर्षित होते हैं और कई दिनों से उसे अपनाते हैं। तो उनकी एक अपनी विचारधारा इस पर बन जाती है। तो जयमाला का ऐसा ही एक विचित्र उदाहरण हमें मिलता है, जो कि खोंड जनजाति अपनी परंपरा के अंतर्गत इसे करते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में हाडा या वर्ण में कौन सा गलत सुमेलित है? तो पहला है किस्कू हाडा अर्थात राजा, दूसरा मुर्मू हाडा अर्थात पुजारी, तीसरा सोरेन हाडा अर्थात सपेरा, चौथा मारंडी हाडा अर्थात कृषक। तो यह इसका जो सही उत्तर है वो सोरेन हाडा है, जो कि सपेरा है, लेकिन वो इसका ये गलत है, असत्य है, गलत है, क्योंकि सोरेन जो हाडा है या वर्ण है वो सिपाही से संबंधित है। तो पूरे अगर जनजातीय व्यवस्था को ले लिया जाए तो इस प्रकार की जो पिरामिडिकल संरचना वो बहुत ही कम जनजाति में, अगर विश्व भर में भी देखा जाए तो कम में, बहुत कम में मिलती है। क्योंकि जनजातियों के बीच जो है वो समानता का दृष्टिकोण, प्रजातांत्रिक मूल्य का दृष्टिकोण बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार से जो वर्ण या हाडा का जो विभेदन है जो किया गया है, जैसे किस्कू को राजा कहा गया है, मुर्मू को पुजारी, सोरेन को सिपाही, मारंडी को कृषक, तो ये एक प्रकार से जो अपने समानांतर जातीय विभाजन को बताता है, जो पैरेलल जो है सिस्टम जो है इसके अंतर्गत अपने आप में एक प्रकार से श्रेष्ठ और निम्न को बताता है। तो ये संथाली जनजाति में इस प्रकार की विशेषता है, एक मान्यता। अगला प्रश्न है कि मुंडा पुरुष साधारण धोती पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बारह हथिया, दूसरा तोलोंग, तीसरा गोनोंग, चौथा निबी। तो इसका सही उत्तर है दूसरा तोलोंग। तो तोलोंग जो है वो धोती होती है, शुद्ध धोती होती है सफ़ेद रंग की। और धोती भी अगर अब लिया जाए तो धौत वो संस्कृत भाषा से आया था, धुला हुआ, जो बहुत पवित्र है। हमारी जो अगर आरंभिक सभ्यता से हम लें तो उस समय भी जो है पुरुष महिलाएं सब इसका वहन करती थी, पहनती थी। साड़ी को भी अगर हम लें तो धोती से ही लुंगी या और भी परिधान साड़ी से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार साड़ी पहना, पुरुष द्वारा इसका प्रचलन शुरू किया। धोती भी महिलाएं पहनती थी, आज भी उनमें ये फैशन देखने को मिलता है कि धोती सलवार वाला। तो इस प्रकार से जो मुंडा पुरुष में जो खास प्रकार की वो धोती पहनते हैं उसको खास नाम देते हैं, तोलोंग कहते हैं। बारह हथिया जो एक ऑप्शन इसमें है वो उसको साड़ी को कहते हैं, जो महिलाएं पहनती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विस में जो वहाँ की प्रथाएं होती है, संस्कृति होती है, उसे वो बहुत पूछते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों पर हमें गौर करना ज़रूरी है। और ऐसे भी हमें अगर झारखंड में आप प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में काम करें, क्योंकि उसकी आवश्यकता है, अगर आप रीजनल चीज़ों को समझें, संस्कृति को समझें, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि आप प्रशासन में सरकार की नीतियों को लोगों के बीच फैला सकते हैं। क्योंकि उनकी संस्कृति को समझे बिना
हम उनके बीच पैंट नहीं बना सकते हैं। किसी भी लोक प्रशासन का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता के बीच में उसे पैंट बनाना, उसे समानता के साथ लागू करना। तो यह संस्कृति को अगर हम जब तक नहीं समझेंगे तो वहाँ बहुत सी बातों में हम विफल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में 12 वर्षों के अंतराल में खास शिकार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है जनी शिकार, दूसरा सेंद्रा तोका, तीसरा महुआ शिकार, चौथा सरका शिकार। तो इसका सही उत्तर है जनी शिकार। तो ये हमारे झारखंड में देखने को मिलता है, पश्चिमी सिंहभूम में बहुत अधिक इसका प्रचलन है। और जैसे शिकार जो है वो सेंद्रा के रूप में लोग जो है खास समय में जंगल में जाके शिकार करके पशुओं को मार के उसके बीच में जो है आपस में बांटते हैं, और इससे युद्धक प्रशिक्षण भी लोगों को मिलता है। हालांकि ये हाल के दिनों में बैन भी किया गया था, लेकिन इस पर बहुत सारे विवाद हैं। तो इसी प्रकार जो महिलाएं जब पुरुषों का वेश धारण करके हर 12 वर्षों में एक खास शिकार का आयोजन करती है, इसमें सिर्फ महिलाएं होती हैं और पुरुषों का वेश धारण करती है, मोछ नकली बनाती हैं, तो वो जनी शिकार होता है। तो जनी अर्थात जो स्त्री। और ये इस पर बहुत सी कथाएं हैं। माना जाता था कि मुगलों के समय भी जब वो आक्रमण करते थे तो महिलाएं युद्धक होकर जो है वो पुरुषों का वेश धारण करके उनका सामना करती थी, उन्हें रोकती थी। और इस प्रकार से वो अपने समुदाय के अंतर्गत युद्धक बनाने के लिए या अपने आप को डिफेंसिव बनाने के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण देते थे। साथ ही जो जनतांत्रिक मूल्य है, जैसे कि जो जंगल के संसाधन हैं उसको आपस में बांटने का एक दृष्टिकोण भी यहाँ पता चलता है, जो कि एक बहुत अनोखी परंपरा है। इसे भी आप अगर आदिवासी संस्कृति में देखिएगा तो इस प्रकार के मूल्यों का, जो आपस में मिल के खाना, बैठे बांटना और किसी भी विवाह समारोह में लोगों की सहभागिता संसाधन से के साथ होती है, ये देखने को बहुत अधिक मिलती है। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन जनी शिकार। अगला प्रश्न है कि हो जनजाति में वर्षा के देवता को क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है देसौली, दूसरा पाहुई, तीसरा ओतेबोडम, चौथा मारंगबुरु। तो इसका जो पहला ऑप्शन है देसौली, क्योंकि जो वर्षा के देवता है वो उसकी पूजा की जाती है। हमारे पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में देसौली दुम्बिसाई स्थान भी है, जो एक खास संस्कार किए जाते हैं। पाहुई जो होता है वो ग्राम देवता है, और ओतेबोडम जो है वो धरती के हैं, और मारंग जो है वो परमात्मा है। तो ऐसे ही हमारे आप अगर देखिए कि ऋग्वैदिक हमारी धार्मिक संस्कृति में भी जो पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, उसके बाद ज़मीन के देवता, इसको अलग अलग रूप में बांटा गया है। क्योंकि जो जनजातीय धार्मिक संस्कार है वहाँ छोटे छोटे देवी देवता यानी कुल देवी देवता को पूजने का रिवाज है। इस प्रकार हम अगर सावन में पूजा को देखें कि हम किस प्रकार जो है भगवान को खुश करते हैं ताकि जो है संतुलन जो है मौसम का बना रहे और उससे धरती अच्छा से व्यवहार करे, तो उसी प्रकार से जो देसौली में हम वर्षा की पूजा करते हैं ताकि उसका प्रकोप नहीं हो, उसके अच्छे सहचर के साथ हम सकारात्मक उत्पादन करें और लोगों में खुशहाली जो है वो बनी रहे। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे प्राकृतिक देवी देवता को पूजने का दृष्टिकोण यहाँ मिलता है, हमें देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर है देसौली। अगला प्रश्न है मुगलों द्वारा भूमि जनजाति को क्या संबोधित किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है चूहाड़, दूसरा चेरो, तीसरा शेर, चौथा मुसहर। तो इसका जो पहला ऑप्शन है चूहाड़, अर्थात जो जंगल में चूहे के समान छुपे होते हैं, निकलते हैं, जो अचानक निकलते हैं फिर छुप जाते हैं। क्योंकि जंगल में ऐसी संरचना होती है तो उसे मुगल भूमि जनजाति को चूहाड़ कह के उन्हें संबोधित किया है। चुआर जो है इस संबंध में विद्रोह भी हुआ था। अगला प्रश्न है कि बाघ मेरा पवित्र पशु, साल वृक्ष पवित्र वृक्ष और मुकद्दम मेरा मुखिया, यह कथन किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है बैगा, दूसरा बथुड़ी, तीसरा बंजारा, चौथा कंवर। तो इसका जो सही उत्तर है वो बैगा जनजाति है, क्योंकि बैगा जनजाति में बाघ जो है पवित्र पशु है, साल वृक्ष पवित्र वृक्ष है और मुकद्दम इनके मुखिया को कहते हैं।
तो इस प्रकार के सिंबॉलिक प्रश्न भी आपके आ सकते हैं, जो कि आप इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वाक्यों को तोड़ें थोड़ा थोड़ा करके तो इसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो जो बैगा जनजाति है मुख्य रूप से झारखंड के पलामू, रांची, लातेहार, हजारीबाग क्षेत्रों में पाई जाती है, और उनमें जो आयुर्वेदिक वृक्ष औषधीय गुण के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पहचानने की भी कला होती है, अनोखी कला होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा चौहान, राय, राठौर एवं उर्वा की उपाधि दी जाती है? तो पहला ऑप्शन है बंजारा, दूसरा बैगा, तीसरा कंवर, चौथा किसान। तो इसका सही ऑप्शन है बंजारा, जो पहला ऑप्शन है। तो 1956 में से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला, और ये संथाल परगना क्षेत्र में बहुत देखने को मिलते हैं। और इनमें एक प्रकार से जो राजपूत जो टाइटल्स हैं, जैसे चौहान, राय, राठौड़, इनको जो है अपनाने की जो है यहाँ पर बहुत दिखता है कि इस प्रकार की उपाधि वो नाम में जोड़ते हैं। ऐसा आमतौर पर अनुसूचित जनजाति में होता नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं झारखंड में जो कि अंग्रेज़ों द्वारा भी बहुत लोगों को उपाधि दी गई, जैसे कैप्टन है, जैसे कैप्टन के अलावा जो है राजा है। तो इस प्रकार जो है बहुत से लोगों को उपाधि दी गई, लेकिन जनजातियों में जो है इस प्रकार की उपाधि बहुत कम देखने को मिलती है, और यहाँ इसका प्रयोग ज़्यादा है। तो इससे पता चलता है कि जो बंजारा जनजाति है, जो इसका पहला ऑप्शन बंजारा है, वो उसका संबंध जो है ऐसे सदानी संस्कृति से बहुत अधिक है। वो इसको अपनाते हैं और अपने नाम में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उनके नाम में राम गुलाम राय है, कौलेश्वर राय है, ये हमें देखने को मिलता है, जो कि बंजारा जनजाति से। अगला प्रश्न है कि जनजातियों में प्रयुक्त शब्द माटी क्या है? तो पहला ऑप्शन है मृदा, दूसरा जादू टोना वाला, तीसरा सपेरा, चौथा सिपाही। तो इसका जो पहला ऑप्शन है जादू टोना वाला, तो ये सही है, क्योंकि जो चेर है, खरवार है, उरांव है, असुर है, गुड़ैत, इनमें जो जादू टोना करता है उसे माटी कहते हैं। अगर आप देखिएगा कि ऋग्वैदिक सोसाइटी में प्रश्न आता भी है कि ब्राह्मण पूर्व वैदिक काल में उसका सही परिभाषा क्या है, तो ब्राह्मण की सही परिभाषा है कि जादू टोना करने वाला। सब जादू टोना का संबंध जो है वो अगर आप उसकी संकल्पना को ले तो एक प्रकार से वो एक इस प्रकार के दृष्टिकोण को बताता है कि जो जिसका रहस्य उसके पास है, किसी और के पास नहीं है, या कम लोगों के पास इस प्रकार का रहस्य है जो मास लेवल पे लोगों को ठीक कर सके, आकर्षित कर सके, लोगों में अचंभा पैदा कर सके। आज भी हम जादू टोना देखते हैं तो हतप्रभ हो जाते हैं, वो हम वो चीज़ को नहीं कर सकते हैं जैसा वो करें। तो जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं इस प्रकार में, जो तंत्र विद्या है जो हमारी परंपरा से थोड़े से अलग है, वहाँ भी हमको देखने को मिलती है। और मूल परंपरा में भी जादू टोना का स्थान है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि दावा करती हैं कि जो परमात्मा से जुड़ी हैं, जिसको लोग समझ नहीं पाते, उसे जादू टोना कह देते हैं। अगर आप अभी भी जो क्रिश्चियन सोसाइटी में जब संत का दर्जा दिया जाता है, जो बेटिफिकेशन होता है, फिर संत का दर्जा होता है, तो उसमें उसे दो जो है अपने आप को आश्चर्य को या इस प्रकार से जादू को प्रूव करना होता है। तो आज भी उन मूल्यों की जो है सभ्य देशों में मान्यता है, उसे अपनाते हैं। तो इस प्रकार जो माटी है उसका संबंध जादू टोना से है। दूसरा अगला जो प्रश्न है कि किस आदिम जनजाति में इदिमी विवाह अर्थात बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां रह सकते हैं, है ना? कि किस आदिम जनजाति में इदिमी विवाह अर्थात बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां रह सकते हैं। तो किस जनजाति में ये प्रथा देखने को मिलती है? तो पहला ऑप्शन है बिरहोर, दूसरा असुर, तीसरा पहाड़िया, चौथा सवर। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है असुर, वो सही है, क्योंकि एक प्रकार से एक अनोखी परंपरा है। तो असुर जो है वो आदिम जनजाति झारखंड में है। तो इनमें जो इदिमी विवाह है अर्थात बिना, जो विवाह एक संस्कार है जिसमें कई कर्मकांड होते हैं, कई दिनों का आयोजन होता है, तो उसको हट के एक प्रकार से आपसी सहमति स्नेह से ऐसे रहते हैं। अभी हाल के दिनों में ऐसे बहुत सी विवाद बातें आई लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हुई, भारत में चर्चा में भी रहा कि यह सही है कि गलत है। लेकिन एक प्रकार से स्नेहात्मक साहचर्य का संबंध होता है, क्योंकि जितने भी
कानून है, वो चाहे धार्मिक कानून हो, राजकीय कानून हो, उसका संबंध व्यवहार से होता है, समय से होता है। समय जब परिवर्तित होता है तो कानून भी परिवर्तित होते हैं। आज जो भूमंडलीकृत समाज है वहाँ आप देखिए कि बहुत दूर में लड़के लड़कियाँ जॉब करते हैं, वहाँ घर में जो है वो भाड़ा बहुत अधिक होता है, फ्लैट भी नहीं मिल पाता, तो दो लोगों को एक साथ साझर में रहना पड़ता है, जहाँ उनमें आपसी संबंध से विकसित हो जाता है। तो उसमें वो बिना शादी के भी हो सकता है कि उस प्रकार रहे और संतान की उत्पत्ति करे, जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। इसके अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। तो इस प्रकार जो असुर जनजाति में ये प्रथा आरंभ से देखने को मिली, शुरू से ही देखने को मिली, और अभी भी ये इदीमी विवाह कायम है। और ऐसी जो और भी संस्कार है वो राजस्थान की जनजाति में भी देखने को मिलती है, जहाँ ये व्यवस्थाएं हैं। तो अगर इसको बहुत गौर से जो है शोध किया जाए, इस पर अगर इसको समझा जाए, तो इसकी बारीकियों को हम समझ सकते हैं और उससे आज के हम समाज से जोड़ सकते हैं और उस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इसे किस प्रकार जो है हम इसे विकसित रूप या सकारात्मक रूप दें। तो इसका जो सही ऑप्शन है दिम्य विवाह का, वो असुर जनजाति से है।